मैंने कचरे के ढेर से एक असली अमीर घर की बेटी को उठाया। सिस्टम ने मुझे उसे पालने के लिए कहा, उसे रोज डांटने के लिए कहा और उसे परेशान करने को कहा ताकि वह अंदर से मजबूत बन सके। मैंने हाँ में सिर हिलाया। यह तो बहुत आसान है। मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। 16 साल बाद मैं स्कूल के गेट पर उसके असली परिवार से मिला जो उसे ढूंढ रहे थे। मैंने सस्ती चप्पल पहनी हुई थी और हाथ में 2 सस्ते सॉसेज स्टिक्स पकड़े हुए थे। उसके माँ बाप एक महंगी गाड़ी में आए थे और उनके हाथ में 16 गिफ्ट्स थे। 1 साल से लेकर 16 साल तक के हर एक साल के लिए एक गिफ्ट। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इतने सालों की मेहनत के लिए आपका शुक्रिया। वह नकली बेटी उस आदमी से चिपक गई और डरते हुए उस असली बेटी की तरफ देखने लगी। बहन, मुझे खुद से दूर मत करना। असली बेटी ने उन्हें एक अजीब नजर से देखा और फिर सीधा मेरी तरफ भाग कर आई। मेरे हाथ से सॉसेज स्टिक छीनकर बोली, पापा, आप फिर से यही खा रहे हो। जब मुझे वह असली बेटी कचरे के ढेर के पास मिली थी तो वह मुश्किल से 1 महीने की थी। वह बहुत कमजोर थी और उसके रोने की आवाज भी एक मरते हुए बिल्ली के बच्चे जैसी कमजोर थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया उसने रोना बंद कर दिया। उन बड़ी और गोल आंखों ने मुझे देखा और अचानक उसकी आंखें खुशी से छोटी हो गईं। मैंने गुस्से से देखा और गुस्से में बोला, ये मत सोचना कि तुम मुझे मना लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम हैरान रह गया और बोला, तो फिर तुम उसके गाल क्यों खींच रहे हो? मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया। मैं तो इसकी बातों में आ गया। मैंने जल्दी से खुद को संभाला। एक बुरा बाप बनने के नियम को याद रखते हुए मैंने दुकान से सबसे सस्ता बेबी मिल्क पाउडर खरीदा, लेकिन लगता है उसे वह पसंद नहीं आया। उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी। उसकी आंखों में दुख था। कितने नखरे हैं इसके, इसे पियो या फिर भूखी रहो। लेकिन वह बस आवाजें निकालते हुए अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाने लगी ताकि मेरी उंगली पकड़कर उसे हिला सके। अगली सुबह जल्दी मैंने एक और पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया और उस रात उसके लिए अच्छा मिल्क पाउडर खरीद लाया। सही है ना? अगर वह अच्छा दूध नहीं पिएगी तो बड़ी कैसे होगी? अगर वह बड़ी नहीं होगी तो मैं उसे पैसे के बदले कैसे बेचूंगा? रात को सोते वक्त वह अजीब तरीके से बिल्कुल शांत थी। मैं करवटें बदलता रहा और हर मिनट उसकी सांसें चेक करता रहा। यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया कि क्या बच्चों का ना रोना नॉर्मल है। जब मैंने उसे छठी बार चेक किया तो आखिरकार मैंने उसे जगह ही दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कहीं वह मर ना जाए। जब वह छोटी बच्ची 3 साल की एक तंदुरुस्त बच्ची बन गई तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब मैं आखिरकार अपना बुरा रूप दिखा सकता था। आज से मैंने उसके गोलू मोलू गाल खींचे और एक शैतान की तरह धीरे से बोला, तुम अपने जूते के फीते खुद बांधोगी। शायद अच्छे खानदान की वजह से वह कहा थी। असली बेटी बहुत समझदार थी। उसने जल्दी ही अपने जूते बांधना सीख लिया, अकेले सोना सीख लिया, खुद से खाना सीख लिया और यहाँ तक कि अपने मोजे खुद धोना भी सीख लिया। ये किस तरह का जुल्म है? तुम नहीं समझोगे। मेरा प्लान तो अभी शुरू हुआ है। अब मैं उसे पोछा लगाना सिखाऊंगा, खाना बनाना और सारे गंदे और थका देने वाले काम करवाऊंगा। मैं उसे अपनी नौकरानी बना दूंगा। हाँ, ये सही रास्ता है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वह असली बेटी बहुत ज्यादा कहना मानने वाली थी। मैं जो भी कहता वह चुपचाप कर लेती। लेकिन एक सख्त बाप होने के नाते मैं उसकी एक भी गलती माफ नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसने पोछे की बाल्टी गिरा दी तो मैंने अपने हाथ बांध लिए और उसे जोर से डांटा, तुम कितनी लापरवाह हो। तुम्हारे असली माँ बाप आगे चलकर तुमसे नफरत करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मैं जल्दी से उसके पीछे गया और दरवाजे पर अपना कान लगा दिया। अंदर से रोने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या वह रोते रोते बेहोश हो गई? इतना ज्यादा तो नहीं हुआ होगा ना? तुम सही कह रहे हो। मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। छोड़ो यार, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती मैंने दरवाजा खोल दिया था। जब मैं अंदर गया तो वह असली बेटी डेस्क पर झुककर ड्राइंग बना रही थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिना हंसे उसे समझाने लगा, मैं तो बस एनवई बोल रहा था। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे नफरत नहीं करेंगे। पापा, उस ड्राइंग में 2 लोग थे, एक बड़ा और एक छोटा। मुझे कोई और नहीं चाहिए। मुझे बस पापा चाहिए। मैं बिल्कुल शांत हो गया। पापा, आप रो मत। मैं रो नहीं रहा हूँ। बाद में मुझे समझ आया कि उसे डांटने का कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा हर बार मेरी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैंने पढ़ने वाली तस्वीरों वाली किताबें खरीदी और उसे जबरदस्ती पढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्या चल रहा है? तुम नहीं समझोगे। मैं उसे पढ़ाई के बोझ तले दबा दूंगा। पहले दिन मैंने उसे सिखाया तुम, मैं, वह। दूसरे दिन मैंने उसे सिखाया प्यार, नफरत, पसंद, नापसंद। मैं पापा से प्यार करती हूँ। पापा, मैं पापा से प्यार करती हूँ। तीसरे दिन तक तो वह इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई और एक छोटे चिड़िया के बच्चे की तरह बोलने लगी। वह मेरे पीछे पीछे घूमती और कहती, मैं पापा से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। शर्म से लाल होकर मैंने गुस्से में वह किताब नीचे फेंक दी। तेरी तो ये सब बेकार है। उसके स्कूल शुरू होने से पहले मुझे उसका नाम सरकारी कागजात में लिखवाना था। तब मुझे याद आया कि मैंने तो अभी तक उसका कोई नाम ही नहीं रखा था। मैं तो उसे बस छोटी कहकर बुलाता था।
ये बहुत जरूरी वक्त है। तुम्हें उसे एक ऐसा नाम देना चाहिए जो वह जिंदगी भर ना भूल सके। उसे परेशान और बेचैन कर दो। मेरा सुझाव है कि उसका नाम जाउडी रखो, जिसका मतलब है भाई को लाना। एक ऐसा नाम जिससे सब नफरत करते हैं। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा। अगले दिन मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका नाम लिखवा दिया और सिस्टम के सामने तारीफ करते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैंने उसे एक ऐसा नाम दिया है जिससे वह नफरत करेगी। चलो, आखिरकार तुम्हें समझ तो आई। आज से तुम्हारा नाम लूजिया यू है। मैं खुशी से हंसा। हाँ हाँ हाँ, इस छोटी को बारिश के दिन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम जी यू रखा, जिसका मतलब है बारिश को जानना। वह बहुत गुस्सा होगी। पापा, मुझे अपना नाम देने के लिए शुक्रिया। अरे रुको, कुछ तो गड़बड़ है। जब उसका स्कूल शुरू हुआ तो मैंने उसे खूब पढ़ाई करने को कहा। लू जियू ने चुपचाप मेरी बात मान ली और वह पहले से ज्यादा समझदार हो गई। अब वह पूरे दिन मेरे पीछे भागकर मैं पापा से प्यार करती हूँ नहीं चिल्लाती थी। वह घर आते ही घर के काम और होमवर्क करने लगती और सोने से पहले मेरा बिस्तर भी ठीक करती थी। देखा, हम दोनों के बीच अब दूरियां आ गई हैं। इससे पता चलता है कि मेरा बुरा बाप बनने का प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन मैं खुद को उसके कमरे में चुपके से जाने से रोक नहीं पाया ताकि उसे देख सकूं। अगले दिन स्कूल के बाद वह 2 सॉसेज स्टिक्स लेकर मेरे पास आई। तुम्हारे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? क्या पापा ने चुपके से मेरे बैग में नहीं डाले थे? वह गलती से वहां गिर गए होंगे। तो फिर परसों भी पापा से ऐसी ही गलती हुई थी, और पिछले हफ्ते भी, और पिछले महीने भी। वैसे भी ये बाहर का बेकार खाना है। तुम्हें ये खाने के लिए किसने कहा? कहना आसान है। मैंने कुछ ही निवालों में सारे सॉसेज खा लिए। घर आने के 2 घंटे बाद मैं घर के बने हुए सॉसेज की प्लेट लेकर उसके कमरे में गया। ये देखा, इसे कहते हैं सेहतमंद खाना। लू जियू ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक एक निवाला मजे से खाया। अब तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या पता? मैं तो बस उसे चेक करवा रहा हूँ कि खाना ठीक है या नहीं। मैं पूरे सुकून के साथ उसके कमरे से बाहर आ गया। लू जियू बहुत समझदार थी। उसके लगभग हर बार पूरे नंबर आते थे। आखिरकार उसकी तीसरी क्लास के फाइनल एग्जाम्स में उसके इंग्लिश में सिर्फ 98 नंबर आए। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारे 2 नंबर कहाँ कट गए? मुझे माफ कर दो पापा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। लू जियू ने अपना सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इससे पहले कि सिस्टम अपनी बात पूरी करता, मैं लू जियू को जाते हुए देख रहा था। चुपचाप आंसू बहा रहा था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? तुमने तो कुछ किया भी नहीं। कुछ ही मिनट बाद लूशू खाना बनाने के लिए किचन में आई और उसने मुझे कोने में बैठकर रोते हुए देखा। मैं तुरंत खड़ा हो गया और अपना चेहरा पोंछने लगा। पापा, आप फिर से रो रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ। खाने का धुआं मेरी आंखों में चला गया था। पापा, अगली बार मैं पूरे नंबर लाऊंगी। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर चुपके से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाने वाले थे? चुप रहो। इसे कहते हैं भोले बनकर अपना काम निकालना। एक बार जब वह मुझ पर पूरा भरोसा करने लगेगी तो मैं उसे बहुत बुरा दुख दूंगा। लेकिन मैंने बहुत बहुत लंबा इंतजार किया और वह मौका कभी नहीं आया। इसके बदले एक दिन लू यू रोते हुए घर आई। बहुत लंबा समय हो गया था जब मैंने लू यू को आखिरी बार रोते देखा था। घर आते ही वह डेस्क पर गिर गई। शाओयू, क्या हुआ? पापा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं चिंता में इधर उधर घूमने लगा। बहुत मनाने के बाद आखिरकार वह रोते हुए अपने दिल की बात बोलने लगी। वह कह रहे थे कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ। बस इतनी सी बात है। मैंने चैन की सांस ली। हाँ, मैंने तुम्हें कचरे के डिब्बे के पास से उठाया था। लूसियो ने यह सुना। सच में? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा था। मैं उसे हमेशा बताता था कि उसे कचरे से उठाया गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच में सच है। उसके होंठ कांपने लगे। वह फिर से रोने ही वाली थी। तो क्या हुआ? लूशियो का दिमाग घूम गया और उसने रोना बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ? हाँ। तो क्या मैंने इन सब सालों में तुम्हें नहीं पाला? हाँ। तो तुम्हारा मेरी अपनी बेटी ना होना क्या हमारी अभी की जिंदगी में कुछ बदलता है? लूशियो ने देर तक गहरी सोच में सोचा। नहीं। तो बस बात खत्म। यह एक ऐसा मुश्किल सवाल होना चाहिए था जिससे उस असली बेटी को बहुत गहरा दुख पहुंचता। तुम अपने काम से काम रखो, मेरा अपना तरीका है। अगले दिन स्कूल में उन परेशान करने वाले लड़कों ने कचरे से उठाए जाने पर उसका फिर से मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ? लू शाओहाओ, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कपड़े धोना भी नहीं सिखाते। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इसके बाद तुम हर बार सबसे पीछे आते हो और तुम्हारे माँ बाप को कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने तुमसे उम्मीद छोड़ दी है। सॉन्ग याजू, तुम रोज बाहर का गंदा खाना खाते हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं रोकते। उन्हें तुम्हारी सेहत की कोई परवाह नहीं है। तीनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे लाल हो गए। लेकिन तुम फिर भी कचरे से उठाई गई हो। तो क्या हुआ? मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किस बात का डर? लू यू और मेरे दिन ऐसे ही गुजरने लगे। अपने बेहतरीन मार्क्स की वजह से उसे शहर के सबसे अच्छे मिडिल स्कूल में एडमिशन मिल गया। हाई स्कूल के लिए मैंने खुशी खुशी हम दोनों को उसके स्कूल के पास एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। जब लू यू को पता चला कि रेंट बहुत महंगा है
तो उसने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। लेकिन मैं घबरा गया। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? ट्यूशन पढ़ाने से तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गई तो तुम मेरे खर्चे के लिए पैसे नहीं कमा पाओगी। बात तो सही है। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर मुझे चिंता हुई कि कहीं वह इस बात को दिल पर न ले ले और पढ़ाई छोड़कर मेरे लिए कमाने न लग जाए। मैं तुम्हें कुछ और साल तक संभाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं लंबा फायदा देखना। वह मुस्कुराई। मैंने एक नया बैग निकाला और उसकी तरफ फेंका। यह लो। रास्ते पर पड़ा मिला था। पापा, मैं अपना पुराना बैग अभी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जब मैंने कहा है तो इसे ही इस्तेमाल करो। ज्यादा बातें मत बनाओ। लू यू ने मुस्कुराते हुए बैग ले लिया। स्कूल जाने से पहले उसने अपना सिर अंदर किया और बोली, पापा, मुझे सॉसेज खाना है। समझ गया। उस शाम मैं सॉसेज लेकर स्कूल के गेट पर जल्दी ही खड़ा हो गया, उसे लेने के लिए तैयार। एक बहुत ही महंगी और शानदार गाड़ी स्कूल के गेट के पास आकर रुकी, बाकी पेरेंट्स की हैरान और जलती हुई नजरों के बीच। 4 लोग गाड़ी से बाहर आए। आगे खड़ा पति पत्नी का जोड़ा देखने में बहुत अमीर लग रहा था। उन्होंने महंगे गहने और डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। बाकी दोनों एक भाई और बहन लग रहे थे। बहन ने घबराहट में अपने भाई की शर्ट का कोना पकड़ा हुआ था। भाई ने नफरत से आसपास देखा, जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़ा होना उसकी शान के खिलाफ हो। सिस्टम, जो काफी देर से खामोश था, अचानक एक्टिव हो गया। शू फैमिली यहाँ अपनी असली बेटी को लेने आई है। मैं अपनी जगह पर जम गया। सिस्टम ने मुझे बताया था कि जब लू यू 16 साल की हो जाएगी तो उसके असली माँ बाप उसे लेने आएंगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी अचानक आ जाएगा। मेरा दिमाग किया कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। पैरों में सस्ती चप्पल थी, एक 30 युआन की टी शर्ट, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और हाथ में 2 सस्ते सॉसेज थे। लू यू के असली परिवार के सामने मैं बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने होंठ दबाए और वहां से नहीं हिला। 2 मिनट बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। लू यू भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी। उसके बाल एक साफ और ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। उसके यूनिफॉर्म की आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे उसके हाथ साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पास मुझे बताने के लिए कोई खुशी की बात है। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह भीड़ में मुझे ढूंढ रही थी। उसे पता था कि मैं उसे लेने जरूर आऊंगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ के पीछे छुप गया। इससे पहले कि लूसियो मुझे ढूंढ पाती, शू फैमिली ने उसे पहले ही देख लिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से उसकी जांच कर ली थी और उन्हें पता था कि वह कैसी दिखती है। मिसेस शू सबसे पहले आगे बढ़ी और रोती हुई आंखों से उसे धीरे से पुकारा, ओह, क्या यह तुम हो? सुनिए मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर शू भी उनके पीछे पीछे आए और लू यू को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उन्होंने बताया, मैं शू ग्रुप का शू सिमिंग हूँ। तुम्हारा नाम शू अनन है। तुम हमारी अपनी बेटी हो। हम आज तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। लूसियो ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा पीछे हट गई। ये क्या चल रहा है? क्या कोई मजाक चल रहा है? मुझे घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। क्या आप लोग किसी और के साथ मजाक करेंगे? मिसेस शू हैरान रह गईं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बुरी बात सुन ली हो। तुम्हें घर पर खाना बनाना पड़ता है? ओह मेरी बेचारी बेटी, तुम कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही थी। लू यू, जो अब तक तमीज से बात कर रही थी, यह सुनकर गुस्से में आ गई। इससे पहले कि उसका गुस्सा फट जाता, वह राजकुमारी जैसी लड़की आगे बढ़ी और अपने आंसू पोंछने लगी। वह रोते हुए लूसियो के सामने झुकी और बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने इन सब सालों में तुम्हारी जगह ली थी, लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं सच में उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे यहाँ से नहीं निकालोगी? अगर तुम मुझे नहीं निकालोगी तो मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। ऐसा मत कहो। वह शू फैमिली की बेटी है जो 16 साल पहले खो गई थी। उनकी पहली मुलाकात इतनी अजीब थी। जो भी हो, उन्हें स्कूल के गेट पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहां सब लोग देख रहे हैं। और उन्होंने उस नकली बेटी को सबके सामने रोने और माफी मांगने का नाटक करने दिया। क्या उन्हें लू यू के जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है? सिस्टम ने बीच में आने की मेरी कोशिश को देख लिया। उसने वार्निंग दी, वहां मत जाओ। एक बार जब वह अपने घर चली जाएगी तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपने गुस्से को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तभी एक और आवाज आई, मिंगजू, तुम्हें इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने बचाते हुए अपना हाथ जू मिंगजू के कंधे पर रख दिया और फिर लूजियू का रास्ता रोक लिया। क्या तुम अपने परिवार के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? मुझे लगा कि वह लूजियू को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन लूजियू ने पिछले कुछ सालों में अच्छा खाना खाया था, इसलिए वह उसके जितनी ही लंबी हो गई थी। वह सिर्फ अपने गुस्से से उसे डराने की कोशिश कर सकता था। मम्मी और पापा ने तुम्हें सालों तक ढूंढा है। क्या तुम्हारे अंदर कोई तमीज या शर्म नहीं है? मिंगजू रो रो कर तुमसे माफी मांग रही है और तुम कोई जवाब तक नहीं दे रही हो। क्या तुम बिल्कुल पत्थर दिल हो? लू जियू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और सिक्योरिटी कैबिन की तरफ चिल्लाकर बोली, कोई मुझे परेशान कर रहा है। लू जियू का नेचर बहुत अच्छा था और वह सबसे बहुत समझदारी से बात करती थी। चाहे टीचर्स हों, क्लासमेट्स हों या कैंटीन वाले लोग या सिक्योरिटी गार्ड्स, सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बोलते ही वहां खड़े गार्ड्स तुरंत डंडे लेकर उसकी तरफ भागे आए। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ हाँ हाँ, उस अमीर छू परिवार के साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। वह डर के मारे सफाई देने लगे और पीछे हटने लगे। लू जियू ने
इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकल गई। उसने जल्दी से भीड़ में देखा, मुझे ढूंढ निकाला और एक चुलबुली चिड़िया की तरह खुशी से कूदती हुई मेरे पास आई। मेरे हाथ में सॉसेज स्क्यूअर्स देखकर उसने थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बनाया। बकवास मत करो, मैंने ये खुद बनाए हैं। लू जियू ने अपनी आंखें छोटी की और उन सॉसेजेस को ध्यान से देखने लगी। उसे पूरा यकीन था कि मैंने ये बाहर से खरीदे हैं। आप जो फ्राई करते हो वह हमेशा थोड़े जले हुए होते हैं। धीरे बोलो, ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये लो, ये जंक फूड है, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक लाया हूँ। थैंक यू पापा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे जल्दी से घर की तरफ चल दिया। मेरी पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने पीछे देखा तो वह छू परिवार हमारे पास पहुंच जाएगा। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था। आखिरी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। वह थोड़ी देर रुकी और थोड़ी परेशान दिखी। लेकिन स्कूल के बाद मुझे गेट पर पागल लोगों का एक परिवार मिला। वे कह रहे थे कि मेरा नाम शू अनन है। मैंने चू ग्रुप के बारे में सुना है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, अगर तुम सच में उनकी बेटी हुई तो? लू जियू अचानक रुक गई। मेरी घबराहट और चिंता भरी नजरों के सामने उसने बड़े ध्यान से जवाब दिया, अगर वे सच में मेरा परिवार हैं तो मैं उन्हें जरूर भेजूंगी, सबसे अच्छे पागल खाने में इलाज के लिए। मैं जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लेकिन वे लोग बहुत अमीर हैं। लू जियू ने गंभीरता से हाँ में सिर हिलाया। वही तो, मैं उन्हें इलाज के लिए भेजूंगी और फिर उनका पैसा उन लोगों को दान कर दूंगी जिन्हें सच में जरूरत है। ऐसी दिमागी हालत के साथ क्या वे पैसे ढंग से खर्च भी कर पाएंगे? इससे अच्छा है कि कोई और उनके पैसे खर्च करे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बेटी, तुम बहुत आगे की सोचती हो। लू जियू मुस्कुराई। पापा ने ही तो सिखाया है। हम दोनों ऐसी ही बातें करते रहे और हंसते हंसते घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मैंने खाना बनाना खत्म किया, बिना बुलाए मेहमानों ने दरवाजा खटखटाया। मुझे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। छू परिवार ने हमें ढूंढ लिया था। मैं जानता था कि यह दिन कभी न कभी आना ही था। मैं उठने ही वाला था, लेकिन लू जियू पहले ही खड़ी हो गई। उसकी आवाज शांत थी। पापा, दरवाजा मैं खोलती हूँ। वे चारों लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। इस डर से कि कहीं वह दरवाजा बंद न कर दे, मिसेस चू ने जल्दी से बर्थ सर्टिफिकेट निकाला और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पहले जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। लू जियू ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी नजर फेरी। अंदर आकर बात करो। लू जियू ने अपनी आंखें नीचे की और उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया। पहले हुए तमाशे के बाद वे चारों थोड़े दूर दूर खड़े थे, लेकिन अब पहले से काफी नॉर्मल लग रहे थे। यह तुम्हारा भाई है, शू लिंगतियन। यह तुमसे 3 साल बड़ा है। मिसेस चू ने अपने परिवार से मिलवाया। यह शू मिंगजू है। यह तुम्हारे पैदा होने के 1 घंटे बाद पैदा हुई थी। उस समय नैनी और मैंने एक ही हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दिया था। उसने चुपके से हमारे बच्चों को बदल दिया और फिर तुम्हें कहीं फेंक दिया। कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि मिंगजू मेरी असली बेटी नहीं है। हमने तुरंत हर जगह पता लगाना शुरू किया और कल ही हमें तुम्हारे बारे में पता चला। माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी जगह रह रही होगी। मिसेस चू ने घर के सामान को देखा। उनकी रोती हुई आवाज में साफ नफरत दिख रही थी। ऐसी जगह पर कोई कैसे रह सकता है? लू जियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्यों नहीं रह सकता? लू जियू के दिल में यह घर एक एक चीज जोड़कर हम दोनों ने बनाया था। गर्मियों में हम पुराने एसी के सामने बैठकर तरबूज खाते थे और ठंडी हवा का मजा लेते थे। सर्दियों में हम गर्म पानी की बोतल पकड़ते थे और पुराने सोफा पर एक साथ बैठकर टीवी देखते थे। अनआन, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो? चू सिमिंग ने अपना सब्र खो दिया, खासकर इसलिए क्योंकि लू जियू ने लगातार 2 बार अपने पिता का अपमान किया था। इतनी बदतमीज और जिद्दी। तुम बिल्कुल भी शू परिवार की बेटी जैसी नहीं लगती। उसने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में लू जियू को घूरते हुए बोला, बहुत बकवास हो गई। तुम अभी हमारे साथ वापस चल रही हो। चू मिंगजू ने जल्दी से शू सिमिंग की पीठ थपथपाई। पापा, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। हमें डीडी को अपना सामान पैक करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। इस कचरे जैसे घर में है ही क्या जो पैक करने के लायक हो? चू मिंगजू ने फिर से लू जियू की तरफ देखा। उसने मीठी आवाज में कहा, जल्दी से पापा से माफी मांगो। पापा का दिल कमजोर है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। मम्मी और पापा सच में चाहते हैं कि तुम घर वापस चलो। हमने तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे तैयार किए हैं, गहने और महंगे कपड़े। यह सब मैंने खुद पसंद किए हैं। शुलिंगतियन ने भी बीच में बोलते हुए कहा, मम्मी पापा और मिंगजू ने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से 16 बर्थडे गिफ्ट्स तैयार किए थे, लेकिन अब देखकर लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई। लू जियू एक तरफ बैठी थी और उसने हंसते हुए कहा, मैं देख रही हूँ कि आपका परिवार एक साथ मिलकर कितना अच्छा गाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि आपको मेरी कोई कमी महसूस हो रही थी। मैं और मेरे पापा बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं, यह फैसला आपका नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर चू परिवार का खून है, इसलिए हम तुम्हें बाहर भटकने नहीं दे सकते। चू परिवार अगर मिंगजू को पाल सकता है तो हम तुम्हें भी पाल सकते हैं।
रही बात तुम्हारे इस पिता की, उन्होंने आखिरी में मेरी तरफ देखा। चू शिमिंग की आवाज में थोड़ी धमकी थी। हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। मिसेस चू ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला, उसे मेज पर रखा और उसे मेरी तरफ खिसका दिया। यह आपका हर्जाना है। इसमें 10 मिलियन है। इसे पालने के लिए आपका शुक्रिया। उनकी आंखों में कोई एहसान नहीं था, बल्कि एक बिजनेस जैसा बर्ताव था और थोड़ी नफरत भी थी। मैं समझ सकता था कि वह मेरे पाली हुई लू जियू से खुश नहीं थी। उन्हें एक सीधी साधी, समझदार और मीठी बातें करने वाली बेटी चाहिए थी, जैसे चू मिंगजू। लेकिन मेरी नजरों में मेरी लू जियू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और मैं गुस्से में बोलने ही वाला था, तभी सिस्टम की आवाज आई। होस्ट, बेवकूफी मत करो। वह उसके असली माँ बाप है, और वैसे भी तुमने उसे 16 साल तक पाला है। क्या तुमने ये सब इसी दिन के लिए नहीं किया था? एक बार जब असली एरिस अपने घर वापस चली जाएगी तो सिस्टम तुम्हें और पैसे देगा। क्या तुम शुरू से यही नहीं चाहते थे? मैंने अपना होंठ दबा लिया। शुरू में मैं सच में यही चाहता था, लेकिन इन सब सालों के बाद लुगियू मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसे नहीं जाने दे सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी जान नहीं छोड़ सकता। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, ऊसोस को लगभग 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया जाता है और फिर पानी निकाल दिया जाता है। शांति से वेटरन्स को सर्व किया जाता है। वह चुपचाप मुझे देख रही थी, मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें 2 काले चमकीले पत्थरों जैसी थीं, नर्म लेकिन ताकत से भरी हुई। यह मेरे 16 सालों के खून पसीने का नतीजा था। 16 सालों का प्यार जो धीरे धीरे बना था। मैं हार नहीं मानना चाहता था। सबकी नजरों के सामने मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन सिस्टम ने मुझे फिर से चेतावनी दी। होस्ट, क्या तुमने इस बारे में बच्चे के नजरिए से सोचा है? शू परिवार बहुत अमीर और ताकतवर है। अगर वह घर जाएगी तो उसे जो चाहिए वह मिलेगा। तुम्हारे साथ वह सिर्फ एक किराए के घर में रह सकती है, सस्ते कपड़े पहन सकती है, और फिर भी उसे तुम्हारे लिए खाना बनाना और सफाई करनी पड़ेगी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। शू परिवार के पास वापस जाकर उसे न तो कभी किराए की चिंता होगी और न ही बाकी चीजों के लिए पैसों की कमी होगी। उसकी सेवा करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहेंगे। क्या तुम सच में अपने स्वार्थ की वजह से उसे अपने साथ दुहक झेलने पर मजबूर करोगे? मैं सुन्न हो गया। सिस्टम की कही हर बात सही लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने जीयू की तरफ देखा, पिछले 16 साल मेरी आंखों के सामने घूम गए। मैं अपने दिमाग में बोले बिना नहीं रह सका, लेकिन वह जीयू के साथ अच्छे नहीं हैं। वह उससे आज ही तो मिले हैं, और पूरा परिवार अभी से एक 16 साल की लड़की को उसकी औकात दिखाने में लगा है। मैं चाहता हूं कि जीयू अपने घर जाकर जिंदगी का मजा ले, न कि सिर्फ दुहक झेलने के लिए जगह बदले। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। अगर मैं तुम्हें चुनने दूं तो वह पक्का मेरे साथ रहना चुनेगी। वह चाहे अभी सिर्फ 16 साल की है, उसे पैसे और ताकत की कीमत कैसे पता होगी? लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर उसे चलना ही होगा। वह ही असली वारिस है। उसे अपने ऊपर की धूल साफ करनी होगी और अपने कामों से सबका प्यार जीतना होगा। इस मुश्किल के बाद पूरी जिंदगी की खुशी मिलेगी। क्या तुम चाहते हो कि वह हमेशा दुहक झेले या थोड़े समय के लिए? मैं खामोश हो गया। मेरे पास सिस्टम की बात काटने का कोई बहाना नहीं था। लुएक्सू मेरे भरोसे थी, क्योंकि 16 सालों से मैं ही अकेला परिवार था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। मैंने सच में उसे जो दिया था वह बहुत ही कम था, और शू परिवार का उसके प्रति बुरा बर्ताव शायद इसलिए था क्योंकि वे अभी ज्यू को अच्छे से नहीं जानते थे। एक बार जब वे उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लेंगे तो वे भी बिल्कुल मेरी तरह हो जाएंगे। ये मानने लगेंगे कि जियू दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। लुजी यू की नजरों के सामने मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चुपचाप बैंक कार्ड उठा लिया। मिसेस हेत्सू मेरे इस समझदारी वाले फैसले से बहुत खुश थीं। फिर उन्होंने जीवू की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि अब वह तुम्हें नहीं चाहता। अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लूसियो को कैसे समझाऊं, इसलिए मैंने बस अपना सिर झुका लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा था, जियो एक समझदार और अच्छी बच्ची थी। उसने बिना एक भी सवाल पूछे मेरे फैसले का अंदाजा लगा लिया। वह खड़ी हुई, चुपचाप अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक कर लिया। 5 मिनट बाद वह अपना नया खरीदा हुआ बैकपैक पहनकर बाहर आई। वह अपने साथ लगभग कुछ भी नहीं ले गई थी। उसे इतना पक्का और कहना मानने वाला देखकर शू पति पत्नी के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हो गए। मिसेस हेत्सू ने हेत्सू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलें। च्यूमिंगजू थोड़ी हैरान लग रही थी कि लूजू इतनी आसानी से घर जा रही थी। दीदी, यह बहुत अच्छी बात है कि आपने पिछली बातों को भुला दिया। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा, जैसे आम बात कर रही हो। लेकिन अंकल ने आपको 16 साल तक पाला है ना? क्या आप उन्हें बाई भी नहीं कहोगी? लूसियो ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मुझे पछतावा होने लगा। यादें फिर से मेरे दिमाग में आने लगीं, जिसकी वजह से मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ गए। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, वहां मत जाओ, उसे घर जाने दो। अगर तुम चाहते भी हो कि वह रुके, तो क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? शू परिवार तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता है। यह गलत है। मैंने अपने दिमाग में वापस चिल्लाया। मैं भी चाहता हूं कि वह वापस जाए, लेकिन मैं उसके बदले फैसला नहीं ले सकता। मैंने तो अभी तक उससे पूछा भी नहीं है कि वह क्या चुनना चाहती है। मैंने लूजू की कलाई पकड़ ली, बैंक कार्ड ऊपर उठाया और घबराहट से उसकी आंखों में देखा। ज्यू, मैंने अभी तक तुमसे पूछा नहीं, क्या तुम जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं चाहती तो पापा कुछ भी नहीं लेंगे।
चाहे शू परिवार मुझे कोर्ट में ही क्यों न ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे पता है जीयू बिल्कुल नहीं जाना चाहती। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह नहीं जाना चाहती। लेकिन सबकी परेशान नजरों के बीच लिू जियो ने बैंक कार्ड वापस मेरे हाथ में थमा दिया और अपना सिर हिला दिया। अंकल लू, क्या पैसे कम हैं? मैं सुन्न हो गया। लिू जियो ने नीचे मेरी तरफ देखा, बिना अपना हाथ पीछे खींचे मेरा हाथ पकड़े रखा और बस वही बात दोहराई, क्या पैसे कम हैं? फिर उसने मिसेस हेत्सू की तरफ देखा। मम्मी, अंकल लू ने पिछले सालों में सच में मेरा बहुत ख्याल रखा है। मिसेस यू तुरंत समझ गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक और कार्ड निकाला और आगे बढ़ा दिया। मुझे माफ करना, मैंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। यह लीजिए 5 मिलियन और इसे रख लीजिए। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। सही बात है, मैंने पहले इतनी आसानी से पैसे लेकर उसे जाने दिया था। अब इस तरह का नाटक करने की और क्या वजह हो सकती थी, इसके अलावा कि मुझे पैसे कम लग रहे थे। मेरा कोई रिएक्शन न देखकर जीयू ने यह कार्ड भी मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, जायू, अपना ख्याल रखना। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, लुजियू पीठ मोड़कर बाहर जा चुकी थी। मैं तुरंत बालकनी की तरफ भागा और उसे गाड़ी में बैठते हुए देखने लगा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया, अपने कमरे में भागा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं पूरे 1 घंटे तक रोता रहा। तब जाकर सिस्टम ने बोलने की हिम्मत की, होस्ट, अब रोना बंद करो, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मैं तुम्हें बाद में 10 मिलियन और दूंगा और तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। चुप रहो। मैंने रोते हुए उसे गाली दी। क्या तुम्हारे अंदर सच में कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुमने भी उसे धीरे धीरे बड़ा होते नहीं देखा? सिस्टम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, जैसे कोई फैसला ले रहा हो, और पूछा, अगर तुम सच में जीयू को याद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे इनाम के पैसों के बदले एक फॉलो कैम दे सकता हूँ। अब से जब भी तुम उसे याद करोगे, तुम कैमरा चालू करके उसे देख सकते हो। मेरा रोना अचानक बंद हो गया। मैं झटके से खड़ा हो गया। तो मैं उसे अभी स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। स्क्रीन पर गाड़ी के अंदर बैठा शांत परिवार दिखने लगा। अंकल लू तुम्हें जीयू बुलाते थे ना? मुझे लगता है अनन नाम ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो हम तुम्हें जी बुला सकते हैं। जरूरत नहीं है, मुझे अनन नाम ही पसंद है। मिसेस शू ने बहुत खुश होकर अपना सिर हिलाया। यह देखकर शू मिंगजू ने अपने होंठ सिकोड़े और अचानक मुस्कुराते हुए बोली, वैसे दीदी ने पक्का अंकल लू की असलियत जान ली होगी, तभी वह आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दीदी सच में बहुत बेरहम है, इतनी आसानी से चली आई। मुझे दीदी की इस हिम्मत से जलन हो रही है। लू जियू की शांत निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं। शू मिंगजू उस तरह देखने से थोड़ा डर गई, लेकिन परिवार के सामने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी। तभी लिू जियो ने आराम से कहा, हाँ, मैंने अंकल लू की असलियत देख ली थी और मैंने यह भी देखा कि मम्मी और पापा मुझे सच में घर वापस ले जाना चाहते हैं। तुम भी ऐसी ही हो, है ना? शू मिंगजू हैरान रह गई। कैसा एक जैसा? लुजियायू ने आराम से समझाया। क्या तुम नैनी की बेटी नहीं हो? तुम अभी भी हमारे घर में रह रही हो, तो इसका मतलब तुमने भी देख लिया होगा अपनी असली माँ का बुरा चेहरा, और मम्मी ने अच्छाई दिखाकर तुम्हें अपने पास रख लिया। लेकिन हमारे बीच का फर्क ये है कि तुमने अपनी असली माँ को छोड़ना चुना, जबकि मैंने अपनी असली माँ के पास वापस आना चुना। लूजू ने प्यार से मिसेस चू के कंधे पर अपना सिर रख दिया और शू मिंगजू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली हो। ये सब होते हुए देखकर मैं रोते रोते भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने तुम्हें बुरा भला कहा और तुम अभी भी हंस रही हो। जो भी हो, मैंने अपने आंसू पोंछे। मेरी आवाज में बहुत गर्व था। जब तक लूजू का पलड़ा भारी है, तो क्या हुआ अगर मैं बुरी हूँ? उस दिन के बाद से जब भी मुझे खाली टाइम मिलता, मैं कैमरा ऑन कर लेती। पहले तो मुझे चिंता थी कि जीयू वहां खुद को बचा नहीं पाएगी और पूरा परिवार उसे परेशान करेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया। घर वापस आने के पहले हफ्ते में ही शू मिंगजू ने मिसेस चू के सामने रोते हुए लू शू पर चोरी का इल्जाम लगाया। जियू ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपने कमरे में लगाए कैमरा की वीडियो दिखा दी, जिससे साफ हो गया कि शू मिंगजू ने ही वह चीज वहां रखी थी। घर आने के 1 महीने बाद शूलिंग तियन ने शू सिमिंग से शिकायत की कि उसने उसके जरूरी पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की है। लू जू ने चुपचाप अपना स्केड्यूल दिखाया, जिससे पता चला कि पिछले 1 महीने से वह हर वक्त पापा की मदद करने में बिजी थी। इस वजह से शूलिंग तियन को चू सिमिंग से बहुत डांट पड़ी। ऐसा 2-3 बार होने के बाद वे पति पत्नी लू जू से बहुत खुश रहने लगे, यहाँ तक कि मिसेस शू ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, वे दोनों बच्चे तो बिल्कुल बिगड़ गए हैं, सिर्फ तुम ही समझदार हो। पिछले कुछ दिनों से तुम पर बहुत मुश्किल आई है। लुजियायू ने आदर से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हम सब एक ही परिवार हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें करना बंद कर दें। मिसेस शू हैरान रह गईं। उस सुबह नाश्ते के दौरान शूलिंग तियन और शू मिंगजू ने मिलकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि शू मिंगजू ने तो बस उसके पुराने बैग को हाथ लगाया था और लू शाओ ने गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उन्हें लग रहा था कि लू जीयू सच में यहाँ नहीं रहना चाहती। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन दोनों पति पत्नी को भी थोड़ा शक हो गया था, लेकिन लू जू ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि कोई सच्चा है या नहीं, ये उसकी बातों से नहीं,
बल्कि उसके कामों से पता चलता है। दोनों पति पत्नी उसे देखने लगे। तभी शू जिमिंग ने अचानक पूछा, क्या उस लू नाम के आदमी ने तुम्हें यह सिखाया है? लू जियू ने इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने खुले दिल से हाँ कहा। हाँ, माना कि अंकल लू को पैसे का लालच है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं, और इसी वजह से मैं मम्मी और पापा के लिए एक अच्छी बेटी बन सकती हूँ। मैंने पुरानी बातों को भुला दिया है। मैं चाहती हूँ कि भैया और दीदी भी इसे जल्दी ही भुला दें। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और खुशी थी। दूसरी तरफ मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा? मैंने ना में सिर हिलाया और सिस्टम को समझाने में अपनी एनर्जी खराब नहीं की। आने वाले दिनों में लू जियू ने धीरे धीरे शू जिमिंग का दिल जीत लिया। वह बहुत जल्दी सब सीख जाती थी, चाहे कंपनी का काम हो या लोगों से बात करना। वह हर चीज बहुत अच्छे से संभालती थी, यहाँ तक कि जो काम शू लिंगतियन नहीं कर पाता था वह उसे भी जल्दी सीख लेती थी। शू परिवार में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी। फिर 1 महीने बाद मिसेस शू अचानक बीमार हो गईं। उन्हें खून की जरूरत थी और उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। लूजियायू का ब्लड ग्रुप भी वही था। उसने बिना सोचे अपना खून दे दिया। दूसरी तरफ मेरा दिल दुख रहा था और मैं रो रही थी। मैंने चुपके से बहुत सारी ताकत की दवाइयां खरीदी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस बहाने से उन्हें भेजूं। मैं परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। इससे पहले कि मैं कोई बहाना सोच पाती, मैंने हॉस्पिटल के कमरे में एक नया तमाशा होते देखा। यह सब तब शुरू हुआ जब शू लिंगतियन ने बिजनेस में एक बड़ी गलती कर दी। जैसे ही शू लिंगतियन कमरे में आया, शू जिमिंग ने उस पर उंगली उठाई और उसे बेकार कहा। मैंने इतने सालों से तुम्हें एक एक चीज सिखाई है, और तुम अभी भी उस नए बंदे से बदतर हो जिसने अभी शुरू किया है और बिजनेस सीख रहा है। लू जियायू ने हाथ हिलाते हुए बीच बचाव करने की कोशिश की। पापा, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। अगर भैया से नहीं हो रहा तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। यह बात आग में घी डालने जैसी थी। शू लिंगतियन तुरंत गुस्से से भड़क उठा। अपने आप को बहुत महान मत समझो। तुम तो बस एक ब्लड बैग हो। अगर मम्मी बीमार ना होती तो हम तुम्हें कभी वापस लेकर ही नहीं आते। जैसे ही उसने यह बात कही, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शू जिमिंग और मिसेस चू दोनों घबराकर लू शू की तरफ देखने लगे। लू शाओ ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और सबके सामने वह धीरे धीरे रोने लगी। मिसेस चू ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और घबराकर सफाई देने लगी। इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें ब्लड बैग कैसे समझ सकती हूँ? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बीमार होने वाली हूँ। मिसेस शू और भी बहाने बनाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने जियू की सब कुछ समझने वाली आंखों में देखा तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगले ही पल लू शू ने मिसेस शू का हाथ पकड़ा और उसे खोला, और मिसेस शू की हथेली पर एक सुरक्षा तावीज रखा था। मैं कल रात भगवान के सामने बैठी थी और पूरे दिन रात मेहनत करके इसे अपने हाथ से बनाया है। उसकी आवाज बहुत नर्म थी, लेकिन उसकी बात सबके दिल पर लगी। मम्मी, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप मुझे सच में सिर्फ एक ब्लड बैग समझती हैं, तो भी मैं आपको अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी मम्मी हैं। मिसेस शू हैरान रह गई और उन्होंने अचानक जियू को गले से लगा लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। पास खड़े शू जिमिंग भी बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने दूसरी तरफ देखकर चुपके से अपने आंसू पोंछे। दूसरी तरफ मैं हैरानी से यह सब देख रही थी। होस्ट, ये कितना इमोशनल सीन है। तुम रो क्यों नहीं रही हो? मैंने अपनी आंखें पोंछी। मैं नहीं रो सकती क्योंकि मैंने मिसेस जू के हाथ में उस तावीज को पहचान लिया था। ये वही तावीज था जो पिछले से पिछले साल मैंने और जियू ने बेचने के लिए खरीदा था, जब हमने ऑनलाइन सस्ते में बहुत सारे तावीज मंगवाए थे। 9.9 युआन में 10 तावीज मिले थे, वह भी फ्री डिलीवरी के साथ। उसके बाद से शू परिवार में लूजायू की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। मिसेस शू उस पर बहुत भरोसा और प्यार करने लगी और शू शिमिंग ने अपना पूरा ध्यान शू लिंगतियन से हटाकर लूजू पर लगा दिया, पूरी तरह से। लूजू को शू परिवार में इतना खुश और आराम से रहते देखकर मुझे धीरे धीरे सुकून मिला, लेकिन उस खाली घर को देखकर मुझे कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। जल्दी ही सेमेस्टर का आखिरी वक्त आ गया। जब मुझे टीचर की तरफ से पेरेंट टीचर मीटिंग का मैसेज मिला तो मुझे अचानक वह दिन याद आया जब शू परिवार आया था। लूजू ने कहा था कि आखिरी पेरेंट टीचर मीटिंग में वह मुझे एक सरप्राइज देगी। मैं बस देखने के लिए स्कूल चली गई। वहाँ क्लास टीचर ने मुझे एक टाइम कैप्सूल दिया। यह स्कूल के शुरुआत का था, जब सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना टाइम कैप्सूल जमीन में दबाया था। जब मैंने उसे खोला तो अंदर लूजायू का हाथ से लिखा हुआ एक लेटर था। पहली लाइन में लिखा था, पापा, मेरा एक सीक्रेट है। असल में मुझे आपका सीक्रेट पता है। पिछले कुछ सालों से मैं हमेशा आपको किसी और आवाज से बात करते हुए सुनती थी। पहले मैं आपको बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आप अपने दिल में हमेशा मेरी तारीफ करते थे और मुझे वह सुनना बहुत अच्छा लगता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी असली पहचान क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ कि पापा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन हाल ही में मैंने ध्यान दिया कि कोई छिपकर मेरा पीछा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा दिन पापा के साथ रह पाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरा यकीन कीजिए पापा, मैं वापस आने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे उस वक्त ढूंढा था। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उसे सच में मेरे बारे में पता था। रुको, कहानी अभी भी आगे क्यों बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी ही मिल गया। न्यूज में बताया गया कि शुए परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। इस मुश्किल वक्त में
शू परिवार की उस 16 साल की बेटी ने बीच में आकर सब कुछ संभाल लिया। उस वक्त मुझे और सिस्टम दोनों को समझ आ गया कि लू जियू ने ऐसा क्यों किया था। उस वक्त घर छोड़कर जाना उसकी मजबूरी थी। अब आखिरकार कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। तभी मुझे लू जियू का फोन आया। पापा, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं तुरंत अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा और तेजी से विला डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते में कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था। सिस्टम ने भी मुझे नहीं रोका और उसने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जहां सारी ग्रीन लाइट्स थीं। दूर से ही मैंने देखा कि लू जियू अपना सूटकेस लेकर सड़क के किनारे खड़ी थी। मिसेस चू और शू जिमिंग ने उसका रास्ता रोका हुआ था और उसे जाने नहीं दे रहे थे। एन, अगर तुम चली गई तो शुए परिवार का क्या होगा? शू जिमिंग की आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। उसे अब तक साफ समझ आ गया था कि यह सब लू जियू ने ही किया है, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ लू जियू के आगे हाथ जोड़कर भीख मांग सकता था कि वह शुए परिवार के बिजनेस को बर्बाद न करे। मिसेस चू ने भी कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। एन, अब मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। क्या तुम यहीं नहीं रह सकती और अपनी माँ के आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं रह सकती? चू लिंगतियन और चू मिंगसू एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पहले पीले और फिर गुस्से से नीले पीले हो रहे थे। लू जियू ने मुझे देखा और उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। वहीं रुको, मिसेस चू चिल्लाई। वह मेरी बेटी है, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। मैं वहीं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। यह आपकी बेटी है? तो मुझे बताइए, आपने इसे कहाँ खोया था? मिसेस चू ने मुझे घूरते हुए देखा। हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में, कचरे के डिब्बे के पास। क्या वह रिसाइक्लेबल कचरे का डिब्बा था या नॉन रिसाइक्लेबल? मिसेस चू हैरान रह गई। उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, शायद रिसाइक्लेबल। गलत, वह नॉन रिसाइक्लेबल था। मैंने लू जियू का हाथ जोर से पकड़ा। तो फिर यह वह चीज नहीं है जिसे आपने फेंका था? मिसेस चू ने जल्दी से अपनी बात बदली। तो फिर वह नॉन रिसाइक्लेबल ही होगा। मुझे याद करने में गलती हो गई। मैंने हाँ में सिर हिलाया। चलो, अच्छा है आपको याद आ गया कि वह नॉन रिसाइक्लेबल था। 16 साल पहले एक कचरे के डिब्बे के पास मैंने मिट्टी से सना हुआ एक हीरा उठाया था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी रोने की आवाज बहुत कमजोर थी। मैं उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और जिंदा रखा। अब इस हीरे की सारी मिट्टी साफ हो चुकी है और अब हर कोई इसकी चमक को देख सकता है। यहाँ तक कि जिसने इसे फेंका था वह भी अब इसे ढूंढते हुए आ गया है। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि यह किसी की अमानत नहीं है। भले ही शुरुआत में मैंने इसकी जान बचाई थी, लेकिन मैं इसे कभी किसी गहने में नहीं जड़ूंगा। उसे अपनी मर्जी से खुले आसमान में चमकने का पूरा हक है। लू जियू और मैं घर वापस आ गए। मैंने ये छोटा सा घर खरीद लिया था। मैंने लिविंग रूम के आवाज करने वाले लकड़ी के फ्लोर को ठीक करवाया और दीवारों पर नया पेंट करवाया। लेकिन मैंने उसके कमरे को बिल्कुल नहीं छुआ। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे वह छोड़कर गई थी। क्या आप सच में सिस्टम के साथ मेरी बातें सुन सकते थे? लू जियू ने पूछा। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसका मतलब क्या मेरे दिमाग में चलने वाली सारी बातें उसे साफ साफ सुनाई देती थीं? लू जियू मुस्कुराई। मैंने उन्हें पिछले कुछ सालों से ही सुनना शुरू किया था। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे पापा, तो मुझे थोड़ा साफ सुनाई देता था। खास तौर पर उस दिन जब शुए परिवार मुझे लेने आया था। मैंने आपके दिमाग की सारी कशमकश सुन ली थी। उस दिन मैं सिस्टम की बातों में आने ही वाली थी। सिस्टम जो कह रहा था वह काफी हद तक सही था, लेकिन वह एक बात पर गलत था। भले ही मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ, लेकिन मुझे पैसे और ताकत की अहमियत पता है। और क्योंकि मुझे यह पता है, इसलिए मैं इन चीजों को कभी भी मेरे और आपके बीच आने नहीं दूंगी पापा। मेन लू जियू को गले से लगा लिया। मेरी बेटी मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा समझदार थी। वह सच में दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। बाद में लू जियू का देश के सबसे अच्छे फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। वह कॉलेज के पास ही रहने चली गई। वह दिन में क्लासेस अटेंड करती थी और रात को वापस आकर कंपनी संभालती थी। शुए परिवार के सभी लोग अब उसके सामने बिल्कुल चुपचाप रहते थे। कुछ ही समय बाद मिसेस चू की बीमारी फिर से बढ़ गई, लेकिन इस बार उन्होंने लू जियू से खून नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने सिर्फ लू जियू से मिलने की इच्छा जताई। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने लू जियू को ऊपर से नीचे तक बार बार देखा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी प्यारी हो तो मैं तुम्हें उस वक्त कभी नहीं फेंकती। मुझे लगा था तुम नहीं बचोगी एन। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लू जियू ने ना में सिर हिलाया। आपने मुझे जन्म दिया और मुझे मेरे पापा से मिलने का मौका दिया। मिसेस चू एक पल के लिए ठिठक गईं, फिर उन्होंने सुकून की मुस्कुराहट के साथ कहा, जीयू, यह नाम तुम पर बहुत अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लू जियू ने शुए परिवार के बिजनेस को और भी बड़ा और मजबूत बना दिया। लेकिन जब कंपनी सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, तब उसने अपने आधे शेयर्स दान कर दिए। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, वैसे भी हम इस जिंदगी में इतने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना थोड़े पैसे दूसरों के काम आ जाएं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता, हम पूरी दुनिया घूमते। जब काम ज्यादा होता तो वह कंपनी में देर तक काम करती और मैं नीचे सड़क पर सॉसेज बेचता था, 2 रुपए का एक।
सबके लिए एक ही दाम। मैं हर रोज एक सॉसेज उसके लिए बचाकर रखता। हम बातें करते और खाते हुए घर वापस जाते। कभी कभी मैं सिस्टम के बारे में सोचता था। आखिरकार पूरे 16 साल तक उसने मेरे साथ उसे बड़ा होते हुए देखा था। लेकिन जब से वह घर वापस आई थी, सिस्टम अचानक गायब हो गया था। फिर कुछ सालों बाद सिस्टम अचानक मेरे सपने में आया। सुनो, मेरे इस कार्ड में थोड़े पैसे भेज दो। क्या तुमने अब ठगी करना शुरू कर दिया है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दोनों ने मेरे सिस्टम का कोड बदल दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने खुद को एक अनाथालय के डायरेक्टर से जोड़ लिया। अब उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं और बच्चे अभी भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने और उसने तुम्हारा कोड कैसे बदला? सिस्टम ने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर उसने आखिरकार मुझे अपने काम करने के नियम दिखाए। उसने बताया कि आखिरी नियम अचानक से अपने आप आ गया था। पहला नियम, होस्ट को उसके कैरेक्टर के हिसाब से ही आगे बढ़ने में मदद करें। दूसरा नियम, कहानी से बाहर जाकर कोई काम न करें। लेकिन जब प्यार बीच में आ जाए तो ऊपर दिए गए दोनों नियमों को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्यार सबसे पहले आता है।